हमने फॉरेन ट्रेड्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड्स क्या होते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। लाइक बहुत सारी कंपनी होती है जो अपना पैसा, जो अपना मनी होता है वो अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ चीप लेबर और चीप इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं या फिर वो अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वो डाइवर्ट करते हैं सब अदर कंट्रीज और कुछ अलग लोगों को प्रोजेक्ट्स प्रेफर करते हैं जिससे वो क्या करते हैं अर्न करते हैं। ठीक है, ऐसे उनकी कंपनी कंट्री बाई कंट्री क्या होती है डेवलप होती जाती है जिससे उनका एक ग्लोबलाइजेशन, एक ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक मार्केट को सेटअप करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने लोकल एरियाज की, लोकल वेंडर्स, हमारे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो लोकल प्रोजेक्ट है बट उसमें अर्निंग नहीं है। सो व्हाट वी डू, हम कुछ फॉरेन ट्रेडर्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की काफी ज्यादा, जैसे कि हम बहुत सारी चीजों को आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। जो चीज हम पैदावार करते हैं उसको बाहर बेचते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। जब कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं। तो all these things, terms and conditions work under foreign trades and integration of markets. So our new topic is what is globalization, कि अब globalization होता क्या है। ठीक है, like past 2 decades, अगर हम लास्ट पिछले 2 साल 20 years की बात करें, 1 decade is equal to 10 years, तो अगर हम लास्ट 20 years की बात करें तो हमने MNCs के बारे में काफी कुछ सुना है। लाइक सॉफ्टवेयर को एक अलग ही लेवल मिला है, like people was upgrading their mind in software, in automobile sectors, in telecommunication sector, है ना। तो देखो बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी ज्यादा इनबिल्ट हुई है, जैसे कि फैशन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली है। पहले क्या थे, फिर नॉर्मल हम लोग क्या प्रेफर करते थे, जो हम लोग लाइक कुर्ता पजामा है, बहुत सारी चीजें हम लोग प्रेफर करते थे। बट आज के टाइम में क्या है, इंडियन मार्केट बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो उतर चुके हैं। सो व्हाट दे गेट, अब जब इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स उतर चुके हैं तो सबका एक अलग ट्रेडिशन है ना, सबका एक अलग टैग मार्क है। ठीक है, सबकी अलग ही ब्रांड वैल्यू प्लस प्राइस वैल्यू प्लस टैग वैल्यू है ना। सम ऑफ द कंपनीज वाज कमिंग फ्रॉम यूएसए, कुछ कैनेडियन है, कुछ फ्रेंच है, कुछ जर्मन है, कुछ इंडोनेशियन है। तो बहुत सारी कंपनी, हर एक की जो ब्रांड वैल्यू है इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। Same if we are compare in an automobile sector, like many of you prefer, like many of you prefer, like अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, like many of you just like BMW, कुछ ऑडी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, कुछ लैम्बोर्गिनी सीरीज को प्रेफर करते हैं, और जो गांव के देसी लोग हैं वो ऑडी को क्या कहते हैं, मारुति 800 को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हर एक का एक अपना ट्रेडिशन, एक अलग मार्केट है। ठीक है, और उन सब जैसे कि लग्जरियस कार्स का एक अलग प्रोडक्शन है और जो एक मिडिवल पीरियड की जो कार्स होती है उनका एक अलग प्रोडक्शन है। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं कि लास्ट 20 इयर्स में बहुत ज्यादा अपग्रेड हुई है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक अलग ही रोल मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि आप अभी क्या करते हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी है तो अलग अलग एक्सपोज होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में क्या होता है, ऑटो एक्सपो होता है, नोएडा सिटी सेंटर में उधर की साइड। ठीक है, और फिर एक बुक एक्सपो भी होता है प्रगति मैदान, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स के बारे में, ठीक है, जिसको बुक्स एंड फेयर लगता है ना। और अभी जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड एंड फेयर है ऑटोमोबाइल एक्सपो, वो कहाँ पे है, दुबई में। सो ये सारी चीजें ग्लोबली मार्केट को बहुत ज्यादा एनहेंस की जा रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कम अंडर व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। सेम कंडीशन विद कम्युनिकेशन सेक्टर, जैसे कि पहले क्या था कि पहले हम जस्ट जनरली जब नेट यूज करते थे, सो वी प्रेफर साइबर कैफे। हम लोग साइबर कैफे पे जाते थे, आधा घंटा यूज करते थे, 30 रुपीज पे करते थे, छोटे मोटे 2-3 प्रिंट निकला है प्रोजेक्ट्स के, और जी जय श्री राम घर आ गए, ये होता था। बट अभी क्या हो रहा है, अभी एवरीवन हैव देयर प्रिंटर, सबके पास अपने प्रिंटर्स भी हैं घर में। ठीक है, यू आर यूज एंड्रॉइड फोन्स और सिगमेंट्स फोन्स। पहले सिगमेंट्स फोन में यूज होता था, नॉर्मल फोन थे, फिर नोकिया आया, सिगमेंट फोन लेके आया, फिर सिगमेंट के बाद क्या आया, एंड्रॉइड आया, एंड्रॉइड के बाद क्या है, iOS आ गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं आईफोन में यूज करते हैं iOS। ठीक है, फिर पहले 128 रैम थी MB, फिर 512 आई। ठीक है, फिर 1 GB रैम आई, 2 GB, नाउ अपग्रेड अप टू 12 GB रैम तक हम लोग फोन स्मार्टफोन्स देख रहे हैं, और एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 1 TB 1 TB तक। तो ये चीजें इतनी एनहांस हो चुकी है ग्लोबली मार्केट में, और लोगों में नॉट इवन बिटवीन द पीपल्स, इफ यू टॉक अबाउट द कंपनीज, उनमें भी काफी अच्छा क्या है, कंपनीज में आपस में क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, इस चीज को देख, क्योंकि हम लोग की नीड बढ़ी है।
मार्केट बहुत प्रेफर कर रहा है एमएनसी कंपनीज। इवन इफ यू आर वर्किंग अबाउट जॉब, लाइक अगर हम जॉब को देखते हैं, मैंने प्रेफर पास आउट फ्रॉम पीसीएम, बहुत सारे हम लोग जो है पास आउट होते हैं पीसीएम से, ठीक है। सो यू प्रेफर इंजीनियरिंग, आफ्टर इंजीनियरिंग यू जस्ट गो एंड जस्ट वर्क इन सम एमएनसी कंपनी, लाइक इफ हम टेक अ श्रेया एग्जांपल, श्रेया बोलते हैं कि सर मैं तो किस में, मैं तो रिलायंस में वर्क करूंगी, माने बोल रही कि नहीं सर मैंने तो सर टाटा ग्रुप में वर्क करना है, तो बोथ आर एमएनसी कंपनी, दोनों बेकार नहीं है। रिलायंस का भी फॉरेन ट्रेडर्स, फॉरेन में बहुत ज़्यादा वर्क है, जबकि जो बाहर की कंपनी की बात करते हैं टीसीएस, तो इंडिया की टाटा वाली, एंड अगर इन्फोसिस की बात करते हैं, ठीक है, कॉग्निजेंट की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी है, एसेंचर्स की बात करते हैं, जो सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड अपग्रेडेड कंपनीज हैं, ठीक है। इवैल्यू सर्व होगी, जिनके बाहर आउटर प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, तो सॉफ्टवेयर में भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और ये कब हुआ? लास्ट 20 ईयर से। तो अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब होता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन भी किसका? फॉरेन अफेयर्स का, फॉरेन ट्रेडर्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है एमएनसी का, कंट्रीज हैज बीन प्राइसिंग। अगर मान लो कि मैं इस बिजनौर को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दूं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बिजनौर को एक क्या बना दूं? टूरिस्ट स्पॉट बना दूं, और यहाँ पे फॉरेनर आने शुरू हो जाए, तो यहाँ पे किस चीज का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा? डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या चीज स्ट्रांग होगी? हमारा मनी स्ट्रांग होगा, ठीक है। पहले अभी क्या है, इट्स नियर अबाउट 80 रुपीज पर डॉलर की जो कीमत है, इट्स नियर अबाउट यूएस डॉलर जो है 80 रुपीज कैरी कर रहा है, ठीक है, 79 रुपीज। बट अगर इसमें फॉरेन अफेयर, फॉरेन ट्रेडर्स ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगे, एक अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा, अच्छा एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, तो कंट्री क्या करेगी? राइज करेगी। कंट्री क्या करेगी? राइज करेगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंपनीज का, ट्रेडर्स का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन, तो इससे क्या हो रहा है? इवन तो इसमें दो चीज राइज कर रही है, एक आपकी कंट्री एंड सेकंड द पार्ट ऑफ द कंट्री, योर पीपल्स, आपके लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट पे क्या चाहिए? एक अच्छी इनकम। एक अच्छी इनकम कब होगी? जब टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट भी लोकल का नहीं कि पता चला संयम गया सार्थक के पास, संयम जिस नॉर्मली घूमने निकल गया, सार्थक कहीं पे टूरिस्ट स्पॉट पे, संयम ने कुछ खरीदा सार्थक से कि यार कुछ दे दे, अब पैसा तो है नहीं यार, एक काम करना, उधार है पैसा दे देना, उधार नहीं चलता भाई, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो वो सारी चीजें लोकलाइज में चली जाती है, he will pay you tomorrow, day after tomorrow और समथिंग ऐसे, उधार हो गया, फिर कभी देते नहीं, भाग जाते हैं, ठीक है। बट जब एक फॉरेनर आता है तो एक अच्छा अमाउंट लेके आता है, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, और वो अपनी करेंसी एक्सचेंज करता है। जब वो करेंसी एक्सचेंज करता है तो इस चीज का इम्पैक्ट जो होता है वो वर्ल्ड मार्केट में और एक जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वर्ल्ड मार्केट का, उतना ज्यादा कंट्री ग्रो करेगी, जितनी ज्यादा कंट्री ग्रो करेगी उतना हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसीज, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा ग्लोबलाइजेशन में। तो अ लार्ज पार्ट हैज बीन राइजिंग रैपिडली, जो लार्ज पार्ट है फॉरेन ट्रेड्स का, जिसको हम बोलते हैं एमएनसी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। सो इट आल्सो एक्सपोर्ट कार्स डेवलपिंग ऑल ओवर द कंट्री, जैसे कि बीएमडब्ल्यू है, इंडिया में तो प्रोडक्शन है नहीं, बाहरी प्रोडक्शन है, बट सप्लाई कहाँ है? ऑल ओवर द वर्ल्ड है। लैम्बोर्गिनी है, इंडिया में तो प्रोडक्शन नहीं, बट सप्लाई कहाँ है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भी बुगाटी होगी, वेरॉन होगी, चिरॉन होगी, जैसे मल्टीपल नेशनल कंपनीज होगी, है ना। तो उनका प्रोडक्शन जो हब हाउस है वो हार्डली 2 या 3 जगह होगा, बट दे सप्लाइड देयर कार्स एंटायर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। तो इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल गुड्स भी आते हैं, जैसे कि एमएनसी इन्वॉल्व होती है, ट्रेड्स इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज। एमएनसी का मतलब यही नहीं होता कि एमएनसी कुछ प्रोड्यूस करा रही है, वो ट्रेड्स एंड गुड्स में और सर्विसेज में प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि आपको यहाँ बैठे आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में या प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई जो ऑनलाइन सही हो सकती है, तो आप क्या करोगे? आप एक टेक सपोर्ट को फोन करोगे, टाटा को, या फिर आप टेक सपोर्ट को फोन करोगे, इन्फोसिस को, या फिर कॉग्निजेंट को, कि सर मेरे प्रिंटर में ये प्रॉब्लम आ गई है और ये ऑनलाइन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो वो आपका जो प्रिंटर होगा उसका वो ऑनलाइन सर्वर ले लिया। अब ऑनलाइन सर्वर के लिए उनके पास टेक्नीशियन बैठे हैं सारे, और वो टेक्नीशियन क्या करेंगे? थ्रू विद द हेल्प ऑफ देयर सेटअप वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देंगे और ऑनलाइन ही आपकी पूरी सेटअप को क्लियर करके दे देंगे। तो वो क्या है? वो एक सर्विस प्रोवाइड की जिसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने कमाया, कंपनी के अंदर जो इंडियन एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे थे उनकी सैलरी भी, जॉब में ही आपने काम दिया। तो टेक सपोर्ट हो गया, सर्विसिंग हो गया, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू, ठीक है। गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि हम बात करते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है। तो व्हाट दे डूइंग,
प्रोडक्शन कोई भी कर रहा है, इनका काम क्या है, एक प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं और आपको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पिक एंड सप्लाई में वो आज हाइक पे अमेज़न सबसे अमीर आदमी बन गए, जेफ बेजोस, जस्ट बिकॉज ऑफ पिक एंड डिलीवर। उसका कोई अपना खुद का प्रोडक्ट है नहीं, उसका सिर्फ एक इको डॉट, और फिर अमेज़न जिसका मूवीज वगैरह देखते हैं, प्राइम वीडियोस, ठीक है। उसके 2 या 3 प्रोडक्ट्स अपने होंगे जिसको वो कैरी करता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ब्रांड लिखा है, कुछ होते हैं उस पे लिखा है अमेज़न। हाँ, जो ब्रांड्स उसके हैं जिसको वो एस्टैब्लिश कर रहा है, उसके नीचे अमेज़न लिखा हुआ कि रेस्ट ऑफ देम जो है जितने भी ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स है, वो क्या कर रहा है, पिक कर रहा है और डिलीवर कर रहा है जिसके ऊपर वो चार्जेस कमा रहा है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्या है, एक तरह की सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। सो ये क्या है, इट्स ऑल अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन है, अगर हम इसकी डेफिनेशन में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को घटाना, या फिर वी विल कॉल इट डिफरेंशिएशन। तो जो रैपिड इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। जब कंट्रीज के बीच में जो इंटरकनेक्शन है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा, दैट वी कॉल इट ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, ग्लोबलाइजेशन। एंड मोर गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजीज आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, और इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स, फैक्टर्स, सर्विसेज, गुड्स, कुछ भी, जितना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा कंट्रीज के बीच में, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। Besides the movement of goods, service, investment and technologies, there is one more way in which countries can be connected. मतलब कि अगर मैं सर्विसेज, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इन सब सारी चीजों को हटा दूं, तो एक दूसरा वे भी है जिसमें हम कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वो कौन सा पार्ट है, वो है दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल्स बिटवीन कंट्रीज। वो क्या है, द मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, पीपल्स का मूवमेंट। लाइक आप जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, आप स्टडीज करने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, न्यूजीलैंड चले गए, यूएस चले गए, कनाडा चले गए, जर्मनी, ब्रिटिश, आपको एग्जाम क्लियर पड़ेगा, आपको जीआरई क्लियर करना पड़ेगा, या फिर आपको टॉफल या फिर आपको आईएलटीएस क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इफ यू रिजल्ट एग्जाम, अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं, गो फॉर द हायर स्टडीज, ठीक है। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है इफ यू गेट बेटर मार्क्स, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं एंड यू आर डैम गुड इन स्टडीज, तो आप स्टडीज के थ्रू, जॉब के थ्रू, रिलेशनशिप्स के थ्रू भी, रिलेशनशिप्स जैसे अगर कोई यहाँ का बंदा वहाँ से शादी करना चाह रहा है, ठीक है, तो या फिर फॉरेनर कोई अगर आपके यहाँ शादी करना चाह रहा है, तो इट्स अ कनेक्शन, ये भी तो कनेक्शन है। आपको पीआर मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। अगर आप वहाँ के किसी नागरिक से शादी करते हो, सिटीजन से शादी करते हो, तो इट्स टेक सम टाइम, 2 ईयर 3 ईयर, आफ्टर दैट यू विल गेट द सिटीजनशिप, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इंडिया इज द ओनली कंट्री जो सिर्फ एक ही सिटीजनशिप अलाउ करता है। इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जो सिर्फ एक ही सिटीजनशिप अलाउ करती है, या तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी या आपको किसी फॉरेन कंट्री की लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास किसी फॉरेन कंट्री की है तो इट विल नॉट अलाउ, इंडिया आपको अलाउ नहीं करेगी एज ए पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप। इज दैट क्लियर? जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, कनाडा में ऐसा नहीं है, वो प्रेफर करते हैं 2 से 3 सिटीजनशिप वो दे सकते हैं बहुत ईजिली, उनको कोई इशू नहीं, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ से लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अगर वो वहाँ की सिटीजन परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हैं तो उनको इंडिया की पीआर छोड़नी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट, गुड्स, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी से अलग भी एक मैनर है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप मैनर, ठीक है। एंड अनदर वन इज देयर हैज बीन मच इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पीपल्स बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शन, बट इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत है ना, इसमें भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत है। जैसे कि हमारे कि आप लोग पढ़ने जाते हैं तो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 4 ईयर्स या 5 ईयर्स की होती है, कोर्स ड्यूरेशन होती है। आपने वो ड्यूरेशन पढ़ने में, उसके बाद आपको हार्डली कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोर्स 1 से 2 साल अलाउ करेगी कि यू हैव टू वर्क देयर, है ना। अगर कंपनी आपको रोकती है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर वर्क तो आप वहाँ रुक सकते हो, अदरवाइज फिर आपको जनरली आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और स्कूलिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन they will departed you or deport you at your country, वो आपके कंट्री में क्या कर देंगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। तो रेस्ट्रिक्शन होता है ना। अगर आप वहाँ जाते हैं, आप एज ए स्टूडेंट वहाँ गए
तो आपको अपनी अर्निंग भी देखनी पड़ेगी। ऐसा तो कुछ नहीं कि जिस डैड के पैसे पे या मॉम के पैसे पे वहाँ पे जाके पढ़ाई करके आ गए, हर कोई तो टाटा बिल्डर नहीं होता। सो व्हाट यू डूइंग सम स्मॉल जॉब्स, आप छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, बट वहाँ पे भी जॉब्स का टाइमिंग होता है, ठीक है। लाइक इन अ वीक हार्डली यू कैन डू 20 आवर्स, आप पूरे हफ्ते में सिर्फ 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। वो वहाँ का टाइमिंग एरिया होता है। जो फॉरेन कंट्रीज होती है जैसे यूएस हो गई, तो वो जो आपके फॉरेनर होते हैं, जो वहाँ पर पढ़ने आए बच्चे होते हैं, उनको 20 आवर्स से ज़्यादा अलाउ नहीं करता जॉब के लिए। हालांकि करते हैं लोग 30 आवर्स करते हैं, बट इट्स इलीगल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे 4 आवर्स इन अ वीक, इन अ डे, 4 घंटे इन अ डे। सो बाकी 2 डेज उनका वीकेंड होता है ना, तो ये सब कुछ होता है। सो अब आता है इसमें इवन मोर रिमार्केबल हैज बीन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है और रिमार्केबल जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका है? कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप ITNC बोलते हो, ठीक है। तो उसका तो एक अलग ही रोल है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। लाइक अभी हम लोग जो इंडिया में 5G के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लाइक इन द मिड ऑफ 2021 तक जो रिलायंस है, हाफ ऑफ 21 वो 5G लॉन्च कर देगा, प्रॉपर 5G, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जापान, दे आर वर्किंग ऑन 7G। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि 8G पे पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे आर कॉन्टिन्यूसली दे आर रिमार्केबल वर्किंग ऑन 7G, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ बैंडविड्थ दे आर प्रोवाइडेड टू अस। सो देयर आर मैनी फैसिलिटीज में आपका टेलीफोन हो गया, मोबाइल्स हो गया, फैक्स हो गया, एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज दे विल प्रोवाइड यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि आप कॉल करते हो तो आप पैकेजेस सेलेक्ट करते हो, जब आप रिचार्ज करते हो तो आप पैकेजेस सेलेक्ट करते हो कि आपको नेशनल चाहिए, रोमिंग चाहिए, इंटरनेशनल कॉल करना है या फिर लोकल कॉल करना है ना। 100 रुपये का पैकेज है कि आप इन स्टेट कॉल कर सकते हो, स्टेट कॉल कर सकते हो। मोर देन 200 का पैकेज है 20 डेज का, तो आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी कर सकते हो। एक 400 का पैकेज हो गया जिसमें आपकी पर सेकंड कटेंगे, बट आप उसमें इंटरनेशनली कॉल कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन मल्टीपल रिचार्ज, है ना, जो आपके स्पेशल रिचार्ज होते हैं। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, इससे भी कंपनियां क्या करती हैं, बहुत ज्यादा अर्न करती हैं। कुछ इंटरनेट के बारे में बताएगा, ये भी बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन है, जस्ट रीड इट योरसेल्फ। अब आता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कि लिबरलाइजेशन क्या होता है अगर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड्स की एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की, ठीक है। जैसे कि लेट अस रिटर्न द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉय इन इंडिया। आज के टाइम में हर चीज चाइनीज का जो काफी ज्यादा ऑरा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वो जो टॉयज बनाते हैं या वो जो भी प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं वो बहुत चीपर है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज और एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। अगर मैं किसी और कंपनी की बात करता हूँ और मैं उसको कंपेयर करता हूँ विद अ चाइनीज प्रोडक्ट, तो इट्स रिमार्केबल वेरी चीप एंड इट्स रिमार्केबल वेरी सजेस्टेबल, मतलब उसको वो लीनिएंट भी है, वो फंक्शंस भी ज्यादा है उसमें, है ना, वो चीप भी है और वो एक अच्छा स्टफ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अफोर्डेबल है हम उसको प्रीफर करते हैं, और वो अफोर्डेबल थिंग्स कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है, इसलिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। व्हाट वुड हैपन, those who wish to import these toys would have to pay tax on this business, ठीक है। जो उसको इंपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने बाहर से कोई चीज मंगाई, लाइक ईशान को ले लो, अगर ईशान की वस्त्र भंडार की दुकान है ना, अगर वो बाहर से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, अगर वो बाहर से कुछ एक न्यू कंपनी को अपने यहाँ लाना चाहता है, उसके इन्वेस्टमेंट जो उसके क्लोथ्स उसको वो बाहर लाना चाहता है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, उन क्लोथ्स के ऊपर। अभी वहाँ पे उस क्लोथ्स की जो कीमत होगी वो हार्डली $30 या $20 होगी, बट जब वो इंडिया में आएगी उसकी जो कीमत होगी वो $80 या $90 होगी, ठीक है, जस्ट डबल से भी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। If we talk about iPhones in Dubai, its cost is near about 65,000, iPhone 12 Pro, ठीक है, but India it's 1,20,000, उसमें भी एडाप्टर नहीं। चलो कहते हैं ना आईफोन खरीदना तो प्लेन लो और दुबई जाओ और वहाँ से खरीद के आ जाओ, वहाँ से खरीद के एयरपोर्ट से, घूमने हो जाएगा एंड और सस्ता भी पड़ेगा और आपका आईफोन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज होती है, यही चीज है कि जब हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेडिशन से, तो बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी और हमें टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो यही एक तरह का लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है ना।
क्योंकि सरकार को हमें पे करना पड़ता है टैक्स की, सर हम वहाँ से ट्रेड कर रहे हैं. So Chinese toys will no longer as be cheap in the Indian market as import. China will automatically reduce Indian toys makers will prosper. अब जब देखा कि चाइना ने क्या किया, जब हम पहले क्या करते थे कि जब चाइना मार्केट से हम सामान को मंगाते थे, प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती थी. चाइना में शादी लेके उसने क्या करा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया. उसने क्या किया, वही टॉय कंपनी, वही ऑटोमोबाइल कंपनी और वही सेलफोन कंपनी कहाँ सेटअप कर दी, नोएडा सिटी सेंटर के पास. पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना दिया इंडिया का सबसे बड़ा. सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब है रायपुर छत्तीसगढ़. दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब है नोएडा. ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं होता है. ठीक है. सेकंड थिंग, उसने फिर टॉयज की कंपनीज भी यहाँ पे सेटअप कर दी. अब वहाँ वो क्या कर रहे हैं, वो हम लोग को एक तरह की जॉब अलाउ कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी रखी कि हाँ आप प्रोडक्शन कर रहे हो, यहाँ पे विल प्रोवाइड यू द लैंड, हम आपको लैंड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्शन करो. बट 80% ऑफ द वर्कर्स आर इंडियन. 80% आपको जो वर्कर्स हैं वो क्या लेने पड़ेंगे, इंडियन से लेने पड़ेंगे. मतलब कुछ परसेंटेज रेशो है कि इतने परसेंट जो वर्कर्स हैं वो आपको इंडियन पे करने लेने पड़ेंगे. और उनका जो एक सैलरी वेटेज है वो एक इंडियन गवर्नमेंट सेट करती है कि नॉट लेस देन दिस आप अपने वर्कर को पे नहीं कर सकते. तो ये भी एक चीज आ गई, अर्निंग वाली, सैलरी वाली. प्लस सेकंड थिंग, इंपोर्ट नहीं लग रहा है कस्टमर को, है ना. आप ईशान ने कुछ सामान मंगाना है, आप उसको वही सामान, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. आप उसके ऊपर क्या लगेगी, सिर्फ जीएसटी लगेगी. एक सिंगल टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी. उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, है ना. और उसको वही जो प्रोडक्ट है, सॉफ्ट कॉर प्रोडक्ट है, वो उसको इजीली कम प्राइसेस में मिल जाएगा. ठीक है. प्लस इसने प्रोडक्ट खरीदा तो जिसने वो बनाया, जो मेकर था, प्रोडक्शन था, उसको हेल्प मिली, उसको अर्निंग हुई. उसने अर्न करके पैसा किसको दिया, जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं, जो, है ना. तो ये ऑल दीज थिंग्स वाज वर्क अंडर अ ग्लोबलाइजेशन. तो ये अलग अलग पॉलिसीज है जिस पे गवर्नमेंट वर्क करती है. जैसे कि टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर. अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स बैरियर, ट्रेड बैरियर. क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड बैरियर. जैसे कि आप लोग जाते हैं, पुलिस आपके सामने बैरिकेड्स लगा देती है, पूरा निकल के दिखाओ सर, गाड़ी फूट जाएगी, ठीक है, इंश्योर कराना पड़ेगा दोबारा. तो बेटर है कि सर हम रुक जाते हैं, पेपर दिखा के 100-500 रुपये का चलान काट के निकाल दो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. तो सेम कंडीशन में ट्रेड बैरियर. ठीक है. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट टैक्स लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर, जो हमें अलाउ नहीं करता है अपनी जेब को खाली करने के लिए. ठीक है. अब इसमें आता है, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैरियर्स लगाने शुरू किए. ठीक है. इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया. The producer within the country and foreign competition industries were just coming in 1915 and 1960. आपने क्लास 8 में इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा होगा कि एट द एज ऑफ 1960s और 1970s और 1950s में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो इंडिया में काफी ज्यादा अच्छा हो गया था, है ना. कॉटन मिल्स, वूल मिल्स, प्रिंटिंग मिल्स, मल्टीपल मिल्स जो थी वो हमारे यहाँ लगनी शुरू हो गई थी. हमने यहाँ पे कॉटन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि हम लोग एक, और प्लस जो ब्रिटिश टाइम में इंडिगो के बारे में आपने पढ़ा था इंडिगो के बारे में कि हम लोग नेचुरल इंडिगो बनाते थे जिसको हम कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश, है ना. वहाँ पे उनके पास सिंथेटिक इंडिगो था जो जिससे उनका पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया था. तो यही सारी चीजें, जब जिसका हमारे पास नेशनल प्रोडक्शन ज्यादा है तो उस चीज का हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जिसका हमारे पास नेशनल प्रोडक्शन कम है उसका हमने क्या करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया. तो हम जो एक्साइज ड्यूटी हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी कमा रहे हैं, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी कमा रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, जो ये दोनों साइड की अर्निंग है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स. और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लिया, और कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट होने लगा, ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, और चीजों का क्या होने लगा, एक मार्केट डेवलप होना शुरू हो गया. This India allow imports only essential items such as machinery, fertilization, पेट्रोलियम. जैसे कि हम लोग मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ट्रैक्टर्स इंडिया में बनते हैं. हार्डली 3 या 4 कंपनी है जो साउथ में है, यहाँ इंडिया की इधर नॉर्थ में भी नहीं है, साउथ में है. जैसे कि महिंद्रा होगी, आइसर होगी, है ना, और आपकी मैसी होगी. तो ये कुछ कंपनी है जिनका प्रोडक्शन मोस्टली साउथ में ज़्यादा है. जैसे कि आपकी टाटा ग्रुप हो गया, और आपका अशोक लेलैंड हो गया, है ना. तो ये इनका प्रोडक्शन साउथ में ज़्यादा है. तो बट पहले क्या था कि हम इन चीज़ों को भी इंपोर्ट करते थे.
प्लस फर्टिलाइजर्स, मल्टीपल फर्टिलाइजर्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, और पेट्रोलियम तो हमारे पास है ही नहीं, इसके मामले में तो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम लोग कहाँ से इसको कैरी करते हैं? फ्रॉम द अरब कंट्रीज, है ना, जो गल्फ कंट्रीज होती है। सो यही चीज़ क्या होती है, हमारे प्रोडक्शन को, ग्लोबलाइजेशन को और हमारे रिलेशंस को बढ़ाती है। Removing barriers or restrictions set by the government is what known as liberalization. और इन बैरियर्स को और इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना गवर्नमेंट को, इसको हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट इन बैरियर्स को हटाती है, इन रेस्ट्रिक्शन को हटाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब अगला टॉपिक आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कोई बताएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? WRO क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा सबने। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जितने भी हमारे जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करते हैं, उसको हटाने का काम जो होती है वो ये आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम होता है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जिसका क्या काम होता है? टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपसे पूछा जाए कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो सर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुई थी? इसका मेन कारण क्या था? इसके जो रूल्स थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो काफी ज्यादा टफ थे, जिसको ओबे किया गया कंप्लीटली 2016 में। कब ओबे किया इसको? कंप्लीटली 2016 में। और इसको नियर अबाउट 165 कंट्रीज ने इसको ऑक्यूपाई किया और इसके ट्रेड रूल्स को कैरी करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहली बात तो ये लिबरलाइज कर रही थी सारे रूल्स प्रोडक्ट्स को, प्लस 2016 में इसको कैरी किया कंट्रीज ने, और अमंग 165 कंट्रीज में WTO ने वर्क करना स्टार्ट किया, जिसको कंट्रीज ने कैरी किया और उसके अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन में ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो दैट वी कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी बताती थी कि फॉरेन ट्रेड्स में क्या बैरियर्स हैं, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करके आपको आपको प्रॉब्लम होगी, कहाँ नहीं होगी। तो ये सारी चीजें भी आपको WTO कैरी कराता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या एक तरीके से फ्री ट्रेड होता है ऑल ओवर द कंट्री, तो वो किसके अंदर आता है? WTO के अंदर आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।